तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार उमेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मेरे साथ में है खास मेहमान डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आरबीएम यानी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और पूर्व के ये उत्तर प्रदेश शासन में ये मंत्री भी रह चुके हैं। बसपा यानी बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मीटिंग हुई थी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की क्या नौबत आई, तमाम सवालों के साथ में वर्तमान की जो स्थितियां और परिस्थितियां उसके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी में सर। बहुत बहुत साधुवाद आपका भी। तो सर, वर्तमान की स्थितियों और परिस्थितियों को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, और अभी आपने 5 सूत्रीय मांगे भी जो सरकार को मतलब कि आप ज्ञापन पे आप सौंपने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज का जो मीटिंग का एजेंडा क्या था? बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छी बात अपने चैनल के लिए पूछी है। तो एक्चुअली राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समाज में गैर राजनीतिक तौर पर उसको जागरूक करने के लिए, उसको साहस पैदा करने के लिए और उसको सक्रिय बनाने के लिए पूरे देश भर में काम कर रही है। और उसी काम को दिल्ली में और ज़्यादा विस्तार देने के लिए ये आज का हमारा संगठन से शक्ति संवाद कार्यक्रम इसको रखा गया था, जिसमें खुशी की बात है कि दिल्ली प्रदेश के काफ़ी अच्छे और समझदार और सक्रिय लोग सम्मिलित हुए उस आज के कार्यक्रम में। और हमारे इस संगठन के जो संस्थापक हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, बहुत जो पूर्व में 2 बार MLC रहे, वो भी बस रहे और उन्हें थोड़ा उनका ट्रेन का शेड्यूल फेवर नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्हें जल्दी जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उपयोगी हमारा आज का संवाद कार्यक्रम था। बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी यह बात स्पष्ट की कि संगठनों का ज़्यादा होना कोई हानिकारक नहीं है। बस ये है कि संगठनों को जो काम कर रहे हैं तो उन्हें आपस में कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए, आपस में सामंजस्य रखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं सभी संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अपने संगठन हैं और सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को ही आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। चलिए, लोगों का दर्शकों का बहुत सारा सवाल होता है कि संगठन बनते हैं और हर मोहल्ले में एक संगठन डेली तैयार हो रहा है, मगर उद्देश्य कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य से वो भटक जाते हैं। नहीं, देखिए, ये तो संगठन बनाने वाले लोगों को तय करना है, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में मैं काम करता हूँ तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आज देश में जो 37 राज्य हैं, तो मेरा जो आकलन है और जो मुझे जानकारी है, तो करीब 32 राज्यों में हम लोग काफ़ी सक्रिय हैं। हमारा नेटवर्क है, हर जगह हमारी स्टेट यूनिट है, और जो और ज़्यादा सक्रिय स्टेट काम कर रहे हैं तो वहाँ उनकी संभाग की यूनिट है, उनकी जिले की यूनिट है, उनकी तहसील की भी इकाइयाँ हैं। और दूसरा, वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए संगठन चाहिए, कुछ संगठन भी इसमें, जैसे सामाजिक न्याय परिषद है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, उस समाज में काम करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर या बुद्ध के नाम पर उनके मिशन मूवमेंट को अभी नहीं समझते हैं, तो हम उन्हें उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से सामाजिक न्याय परिषद उन्हें सामाजिक न्याय के प्रश्न पर उन्हें प्रभावित करते हैं, जोड़ते हैं। वैसे ही हमारा धम्म सेवक संगठन है, तो युवाओं में धम्म के प्रति, समाज के प्रति अपनी सेवा भाव के साथ जोड़ने के लिए काम करता है। हमारा जो है आपका सामाजिक इसका नेशनल ट्रस्ट परिषद है, जिसमें बहुत ही मतलब मैच्योर्ड लोग, अनुभवी लोग, उसमें 100 आदमियों का वो ट्रस्ट परिषद है, जो एक विशेष तरह के काम को करने के लिए अपना चिंतन मंथन करता है, और तो उसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से दिशा प्रदान आगे काम करने के लिए। तो इस तरह का काम समझते हैं कि और भी संगठन कर रहे होंगे, लेकिन मुझे जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
मैंने आपके सामने इसको स्पष्ट किया। मगर हम मेजोरिटी की बात करें, अगर राजनीति की बात करें, तो बाबा साहब ने कहा कि आप अपना पैर जो है राजनीति में पसारना चाहिए। जैसे कि आप पूर्व राज्य मंत्री है, बखूबी से आप जानते हैं मतलब कि राजनीति क्या चीज होती है। जब हम उसकी बात करते हैं और चुनाव की बात करते हैं और अपने सरकार बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम नदारत हो जाती है, वहाँ पे संख्या बल हमारी नदारत होती है। क्या कारण है फिर? ये संगठन का उद्देश्य, फिर राजनीति की बात हम करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री अपना होना चाहिए, पीएम अपना होना चाहिए, सरकारें अपनी होनी चाहिए, राज्य सरकारें अपनी होनी चाहिए, वहाँ पे क्यों नहीं दिखाई देता है अपने? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि लोग राजनीति में ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा नहीं है कि राजनीति से नफरत करती है, हेट नहीं करती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब तक समाज गैर राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर मजबूत नहीं है, तो समाज में राजनीति भी मजबूती से नहीं कर सकता। अगर थोड़ा बहुत कामयाब होगा तो अस्थायी तौर पर ही वो सफलता रहती है, जैसा हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने ही राजनीति का रास्ता बनाया था और उन्होंने कहा कि मतलब कि अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी है, अगर अपने आप को साबित करना है तो राजनीतिक जड़ें मजबूत होनी चाहिए। हाँ, आपकी बात सही है। बाबा साहब ने केवल राजनीति के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में समाज को कहा की पोजीशन हासिल करनी। लेकिन हमने की पोजीशन को की पावर बना दिया। तो की पावर जो है ऐसी बातों से नहीं मिल जाती। राजनीतिक पावर इज द मास्टर। तो मास्टर की आराम से नहीं मिल जाती। अभी आप देखते हैं कि हमारे सामने ही आरएसएस जैसा संगठन लगभग पिछले 100 साल से काम कर रहा है। तो 100 साल में जा करके वो राजनीतिक पावर जो है, राजनीतिक शक्ति को हासिल कर, तो हम लोग बगैर किसी मतलब सामाजिक या गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किए अगर ये बाबू जी कहीं ना कहीं मूल्य उठती है इस समाज के ऊपर कि हम अपने आप को ये जो समाज है अपने आप को 85% मान रहा है, 15% वाले 100 साल में पूरा कर दिया अपना उद्देश्य। करीब 75 साल हो गए अब देश को आजाद हुए, 75 साल हो गए संविधान को बने हुए, अभी तक जो हमारी जो मजबूती होनी चाहिए 85% वाले मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने रखी। देखिए मतलब ये बात ठीक है कि हमारी संख्या ज्यादा है, अर्थात तो मैं ये कहूँ कि हमारी भीड़ ज्यादा है। तो भीड़ जो है शासक नहीं बनती। भीड़ जो है एक अट्रैक्शन तो दे सकती है, लेकिन शासक बनने के लिए आपके पास इंटेलिजेंसिया क्लास चाहिए, जो मतलब दूरदर्शी रखते हों, जो बुद्धिजीवी हों। आज तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमें पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने से पहले जो पॉलिटिकल पावर है तो उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। क्योंकि अगर आज आप ये चाहें कि हम जो है पावर हासिल कर लेंगे तो आपके 50 साल इसमें निकल जाएंगे और तब तक जो है आप फिर आपका समाज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो तत्काल जरूरत यह है कि जो आज पावर में हैं लोग, तो उनको बदलने के लिए या उन पर कंट्रोल करने के लिए हमको जो है कोई रणनीति ढूंढनी होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की ताकत, आज की स्थिति में हम कोई पॉलिटिकल पावर इस 85% समाज को बना पाएंगे। तो इसलिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि समाज को अभी तत्कालिक उसकी जरूरत है कि जो पॉलिटिकल शक्ति, जो राजनीतिक शक्ति इस वक्त सत्ता में है, तो उस पर हमारा नियंत्रण कैसे बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कभी इस देश के अंदर ब्राह्मण मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर के हर असेंबली तक उसका चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता था, लेकिन आज उसका कहीं नहीं है। तो उसने समझौता किया और आज वो जो है अपनी संस्कृति को मजबूत रखने के लिए हम आप देखते हैं कि वो उसमें इनडायरेक्ट तौर पर राजनीति में अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, उस संस्कृति के खिलाफ काम नहीं कर सकते। तो हमको अगर समाज को मजबूत रखना है, समाज को अगर हम चाहते हैं कि वो अधिकारों से वंचित न हो और या ये कहें कि उसकी संस्कृति समाप्त न हो,
जो श्रमण संस्कृति है उसकी, तो हमको इनडायरेक्ट पावर पर कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए। वर्तमान समय में जैसा देखा जा रहा है कि ये उम्र कह लें या कि संविधान खतरे में है। तो संविधान के पीछे जब बाबा साहब ने ये कहा था कि अगर संविधान को चलाने वाले अगर नीयत जिसकी अच्छी हो तो संविधान से अच्छा कोई नहीं है। जिनकी नीयत जो बैठे हुए कुर्सी पे उसपे अगर गलत है तो संविधान से भी बुरा कोई वो नहीं है। तो कैसे वर्तमान समय में देख रहे हैं कि मतलब संविधान खतरे में? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं समझता हूँ कि देखिए बाबा साहब ने जो कहा है तो आज ऐसा होता देख रहे हैं कि संविधान को चलाने वालों की नीयत सही नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज कोई भी काम संविधान के हिसाब से होता दिख नहीं रहा है। चाहे आपकी एजुकेशन में आप देख रहे हैं, उत्तर देश में तो बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए प्राइमरी जो सरकार चलाती थी। नौकरियों का कहीं भी जो है आप देख रहे हैं कि या तो संविदा पर है या फिर एक तरह से सरकारी नौकरियां समाप्त इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो सरकारी विभाग थे वो सब तो सब जो है मतलब उसका निजीकरण किया जा रहा है। जो शिक्षण जो संस्थान थे सरकारी वो सब निजी हाथों में से दे दिए गए हैं। तो संविधान खतरे में ही नहीं बल्कि संविधान एक तरीके से बहुत बुरे तरीके से खतरे में है। संविधान के हिसाब से वर्तमान में कहीं किसी जगह कोई सरकार काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो हमें संविधान के हिसाब से सरकार पर दबाव बनाना है। तो आज ज़रूरत है कि सरकार को हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता लेकिन इनडायरेक्टली हमको किसी की भी सरकार हो उस पर अपना कंट्रोल रखने के लिए, अपना नियंत्रण रखने के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का बिल आया और सरकार लेकर आती है SC ST OBC का उम्र फैला करके वो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के खेमे में जाकर के वहाँ पे समाप्त होने की कगार पे है। यानी 19 मार्च को उसकी सुनवाई है। क्या लग रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये जो UGC का बिल है तो वैसे ये 2012 में ये कानून लागू था। वो SC ST अभी OBC भी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जो है वो कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा था, जिसकी एग्जाम्पल हमारे आपके सामने है कि 1916 में या उससे पहले राजू नाम के एक छात्र ने आत्महत्या की, फिर 1916 में रोहित वेमुला ने की, फिर पायल तड़वी ने की, इंद्र कुमार ये जो गुजरात में जो स्टूडेंट था उसने। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने देखा कि भाई इसको प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि उनकी जिन्होंने बच्चों ने सुसाइड किए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिट डाल रखी थी। उस रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान लिया और उसके बाद फिर शिक्षा की जो स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन दिग्विजय, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को लंबा न खींचते हुए कि उसका विरोध सवर्णों की तरफ से एक तरीके से SC ST OBC के छात्रों का उत्पीड़न करने के लिए या उन पर अत्याचार करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। खास करके भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जो जहाँ डेमोक्रेसी है, अगर ऐसा सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं, तो जो इसके पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा हमको लगता है। और 5 सूत्रीय मांगे हैं, वो क्या है? मतलब आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। ये 5 सूत्रीय मांगों में वैसे तो हमें लगता है कि और भी संगठन इस देश के अंदर जो धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मांगों को अभी तक संगठनों के लोगों ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो जैसे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए अब ये तीसरा ज्ञापन दे रही है और लगातार उस आंदोलन में अपना तन से, धन से, मन से अपना योगदान है उसका और पिछले 1 साल से। और ऐसे ही जो आपका माता सावित्रीबाई फुले को राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे करके उन्हें भारत रत्न दिलाने की बात है, उनके जीवन संघर्ष को उसमें शामिल कराने की बात है पाठ्यक्रम में, बौद्धों के पर्सनल लॉ की बात है और
उसकी आपकी पाली को उसमें 22 भाषाओं में सम्मिलित करने की बात है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि इसको बहुत सारे संगठनों ने अभी तक अनदेखा किया, हमारे अपने संगठनों ने। लेकिन मैं धन्यवाद हूँ राष्ट्रीय बौद्ध समाज, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जो अपने इस बैनर तले 10 मार्च को पूरे देश भर में एक साथ हर प्रदेश में इस ज्ञापन को प्रस्तुत करने जा रही है। और खुशी की बात है कि दिल्ली प्रदेश के साथियों ने भी इस जिम्मेदारी को खुशी स्वीकार किया है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।